हेलो दोस्तों। ये हमारा 20 फरवरी का आर्टिकल है और देख लेते हैं कि आज की न्यूज़ क्या क्या है, आज का आर्टिकल क्या क्या है। सबसे पहले इसका कोटेशंस पढ़ लेते हैं कि कोटेशंस क्या है इसमें। शिक्षा का ध्येय मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि करना ही नहीं अपितु उसका ध्येय मनुष्य के मस्तिष्क को विकसित करना है, भरना नहीं। देखो, जो एजुकेशन होती है उसका मतलब होता है जो इंसान का माइंड होता है, जो इंसान का दिमाग होता है, उसका विकास करना, ना कि उसको भरना या ज्ञान ज्ञान में वृद्धि करना। ठीक है, ऐसा डायरेक्ट बोलते हैं। चलिए पहला आर्टिकल देख लेते हैं। क्या है पहला आर्टिकल? है उन्नत तकनीक और भविष्य की खेती। ऐसे समय में जब सबसे ज़्यादा चर्चा विनिर्माण और सेवा क्षेत्र ओआई के प्रभाव पर केंद्रित है, तब कृषि क्षेत्र में हो रहा तकनीकी परिवर्तन न केवल उत्पादकता बढ़ाने बल्कि रोजगार के अवसर पैदा करने की अपार क्षमता रखता है। कुल मिला के इस आर्टिकल के अंदर जो फसल जो हमारी कृषि है, जो खेती है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी की यूज़ को बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं, और खासकर टेक्नोलॉजी में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। हाँ जी, देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। कृत्रिम मेधा यानी एआई का बढ़ता उपयोग और उसकी प्रभाव आज चर्चित मुद्दा है। प्रधानमंत्री ने भी कुछ दिनों पहले पेरिस में आयोजित एआई सिक्योरिटी समिट के दौरान सार्वजनिक, निजी और शैक्षणिक हितधारकों से एक विश्वसनीय एआई पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एआई हमारे काम करने के तरीके को बदल देगा। विश्व आर्थिक मंच का अनुमान है कि एआई 2027 तक विश्व स्तर पर 8 करोड़ 30 लाख नौकरियों को खत्म कर देगा। ऐसा मानना है कि भाई नौकरियां खत्म कर देगा। हालांकि मोदी जी ने ऐसा बोला था कि नहीं भैया, नौकरियां खत्म नहीं होगी बल्कि नौकरियां प्रोड्यूस होंगी। AIMF की रिपोर्ट की माने तो एआई के कारण दुनिया भर में लगभग 40% नौकरियां प्रभावित होगी। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो हमारा देश जो कृषि परंपराओं से जुड़ा हुआ है, आज एक तकनीक क्रांति के कगार पर खड़ा है। भारत अपनी विशाल आबादी और विविध अर्थव्यवस्था के कारण अद्वितीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। अगर ठीक से प्रबंधित किया जाए तो एआई में उत्पादकता, दक्षता और रोजगार बढ़ाते हुए इन चुनौतियों से लड़ने की अपार क्षमता है। भाई आप देखिए, कृषि के अंदर भारत तो कृषि प्रधान देश आकर इसमें किसी तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लिया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर लिया जाए, तो सोचो उत्पादकता कितनी बढ़ जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे समय में जब सबसे ज़्यादा चर्चा विनिर्माण और सेवा क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों पर स्वचालन, ऑटोमेशन और एआई के प्रभाव केंद्रित है, तब कृषि क्षेत्र में हो रहा तकनीकी परिवर्तन न केवल उत्पादकता बल्कि रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता रखता है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन अन्य देशों की तुलना में कम होने के बावजूद पूरी दुनिया में खाद्यान्न संकट से बाहर निकालने की क्षमता रखता है। भाई आप देखो, भारत में इतनी ज़्यादा फसल होती है कि यहाँ से भारत भेजी जाती है, निर्यात की जाती है। तो अगर यहाँ की कृषि उत्पादकता के अंदर किसी तरीके से टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो उत्पादकता बहुत बड़ी, कहीं ना कहीं विश्व को भी फायदा होगा। नीति निर्धारकों को यहाँ ये ध्यान रखना आवश्यक है कि भारत में रोजगार का भविष्य केवल प्रौद्योगिकी के विघटनकारी प्रभाव को कम करने पर निर्भर नहीं है, बल्कि रणनीतिक रूप से विकास के नए रास्ते बनाने के लिए कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इसकी शक्ति का उपयोग करने पर निर्भर है। ठीक है, इसके बाद क्या है? पीढ़ियों से भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है, जो आबादी के एक बड़े हिस्से को रोजगार प्रदान करती है। हालांकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जो कई चुनौतियों से ग्रस्त है, जैसे अप्रत्याशित मानसून, खंडित जोत और कीमतों में उतार चढ़ाव। इन मुद्दों ने कृषि संकट और बेहतर अवसरों की तलाश में शहरी क्षेत्रों में पलायन में योगदान दिया है। इस परिदृश्य में एआई की शुरुआत इन चुनौतियों का समाधान करने, उत्पादकता बढ़ाने और इस प्रक्रिया में कृषि कार्य के लिए एक नई पीढ़ी बनाने का अनूठा अवसर प्रस्तुत करती है। भाई आप ये देखिए, जो भारत की जो कृषि है, भारत के जो किसान हैं, उनको कभी बारिश पड़ गई नुकसान हो गया, बाढ़ आ गई नुकसान हो गया, है ना, पैसे कम मिले फसल के तो नुकसान हो गया। तो इन चीज़ों से भारत की कृषि अभी नुकसान झेल रही है। अगर किसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए इन सारी समस्याओं को ख़त्म कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं भारत को फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। फिर आगे बात करते हैं। यह डर स्वाभाविक ही स्वचालन से बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन भारतीय कृषि के संदर्भ में एआई से मानव क्षमता बढ़ने की अधिक संभावना है, न कि उन्हें पूरी तरह से बदलने की। संभावनाओं पर अगर विचार करें तो एआई संचालित सेंसर मिट्टी के स्वास्थ्य की निगरानी, मौसम की अधिक सटीकता से भविष्यवाणी और सिंचाई के समय को अनुकूलित कर सकते हैं, जिससे बढ़ी हुई पैदावार और संसाधनों को बर्बादी में कमी हो सकती है ना। बहुत सारी चीज़ें पता ही लगा सकती है, मौसम के बारे में पता लगा सकता है, मिट्टी की सेहत के बारे में पता लगा सकता है ना, कब कितना पानी देना है, कैसे कब देना है, ये पता लगाया जा सकता है। यही से लेस ड्रोन विशाल खेतों का सर्वेक्षण कर सकते हैं और कीटों या बीमारियों से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं। यहाँ तक कि लक्षित उपचार भी दे सकते हैं, जिससे व्यापक कीटनाशक अनुप्रयोग की आवश्यकता कम हो जाती है। ये प्रौद्योगिकी मानव भागीदारी की आवश्यकता को खत्म नहीं करती, बल्कि काम की प्रकृति को बदल देती है। कृषि में एआई के एकीकरण से विभिन्न क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों की मांग
पैदा होगी। हमें कृषि इंजीनियरों की आवश्यकता है जो एआई संचालित मशीनरी और सिंचाई प्रणाली को डिजाइन करे और बनाए रख सके। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे देख लेते हैं। हमें डेटा वैज्ञानिकों की आवश्यकता है जो इन प्रणालियों पर उत्पन्न विशेष डाटा को सरल विश्लेषण कर सके। हमें कृषि कार्यकर्ताओं की भी आवश्यकता है जो प्रौद्योगिकी और किसानों के बीच को खाई को पाट सके, जटिल डेटा को व्यवहारिक सलाह में बदल सके। कुल मिला के हमें इसके कृषि के जो वैज्ञानिक होते हैं इनकी भी ज़रूरत है। अगर किसी तरीके से कृषि के वैज्ञानिक और वैसे वैज्ञानिक आपस में मिल जाए तो कितनी बड़ी क्रांति ला सकते हैं इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर की आवश्यकता है जो विशिष्ट कृषि आवश्यकताओं के लिए आई ऐप बना सके। हमें ड्रोन पायलटों की आवश्यकता है जो इन महत्वपूर्ण उपकरणों का संचालन और रखरखाव कर सके। संभावना विशाल और विविध। हालांकि दीदी ड्रोन योजना भी चलाई गई थी इस काम के लिए, लेकिन हमें उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालने की बड़ी ज़रूरत है। आगे चलते हैं। इसके अलावा कृषि में एआई का अनुप्रयोग सहायक उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे रोजगार के अवसरों का और विस्तार हो सकता है। किसानों को सीधे बाजारों से जोड़ने के लिए एआई संचालित मंचों के विकास से रसद आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और ई कॉमर्स में नई भूमिकाएं पैदा हो सकती हैं। हालांकि इस क्षमता को साकार करने के लिए सभी हितधारकों को ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। सक्षम वातावरण बनाने में सरकार की बड़ी भूमिका है। इससे कृषि आई में अनुसंधान और विकास में निवेश, किसानों को तकनीकों को अपनाने के लिए सब्सिडी और प्रदान करना तथा कार्यबल को आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करना शामिल है। निजी क्षेत्रों को भी इसमें भूमिका निभानी होगी। एग्रीटेक कंपनियों को छोटे किसानों की जरूरत के अनुरूप किफायती और सुलभ एआई समाधान विकसित करने की आवश्यकता है। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए किसानों को कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है कि प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रभावी हैं। कई किसानों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता तक पहुंच की कमी है। ग्रामीण बैडमिंटन बुनियादी ढांचे और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों में विनिवेश के माध्यम से इस अंतर को पाटना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि कृषि में एआई के लाभ सभी किसानों तक पहुंच सके। भाई आप देखा होगा कि गाँवों में जो गाँव है अभी उसमें वहाँ अभी इंटरनेट पहुँच की कमी है, ठीक है। तो अगर किसी तरीके से ग्रामीण को डिजिटलीकरण किया जाए, मतलब गाँवों के अंदर नेट को पहुँचाया जाए तो इससे भी बहुत बड़ा फायदा होगा। इससे न केवल प्रौद्योगिकी तक पहुँच प्रदान करना शामिल है बल्कि किसानों को इसका प्रभावी ढंग से उपयोग करने के तरीके में प्रशिक्षित करना भी शामिल है। अब आगे देखते हैं। तकनीकी पहलुओं से परे इस परिवर्तन के सामाजिक और आर्थिक निहितार्थों को संबोधित करना भी महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि छोटे सीमांत किसान इस तकनीकी क्रांति में पीछे न रहे। सामूहिक खेती का समर्थन करने, ऋण और बीमा तक पहुंच प्रदान करने और बाजार संबंधों को बढ़ावा देने वाली नीतियां छोटे सीमांत किसानों को एआई संचालित कृषि से लाभान्वित होने में मदद कर सकती हैं। इसके अलावा उन लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल बनाना आवश्यक है जो एआई के कारण हाशिए पर जा सकते हैं, भले ही हमें नई नौकरियां पैदा करें। भैया देखो, छोटे किसानों को भी फायदा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आजकल हम क्या देखते हैं, जो बड़े किसान हैं वो तो लोन का फायदा उठा लेते हैं, लेकिन जो बेचारे गरीब किसान हैं वो लोन का फायदा नहीं उठा पाते। तो फिर वो टेक्नोलॉजी के उपयोग से भी वंचित ना रह जाए, इसकी भी हमें आवश्यकता होनी चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या हिसाब किताब है। भारतीय कृषि में कृत्रिम मेधा का भविष्य किसानों को रोबोट में बदलने के लिए बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें उन उपकरणों और ज्ञान के साथ सशक्त बनाने के बारे में है जिनकी उन्हें तेजी से बदलती दुनिया में पनपने के लिए आवश्यकता है। एआई को अपना कर और अपने कार्यबल के कौशल में निवेश कर हम भारतीय कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ और न्याय संगत क्षेत्र में बदल सकते हैं। कृषि क्षेत्र में एक नई पीढ़ी बना सकते हैं, सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। यह परिवर्तन सिर्फ फसल उगाने के लिए बारे में नहीं है, यह भारत के लिए एक उज्ज्वल भविष्य की खेती करने के बारे में है। भैया इसका मतलब ये हरगिज बिल्कुल नहीं है कि भैया हम रोबोट बना देंगे किसानों को। नहीं, रोबोट नहीं बनाएंगे, उनकी मदद करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से। चलिए, एक आर्टिकल हमारा हो चुका है, दूसरे आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरे आर्टिकल में क्या है। और दूसरे आर्टिकल में है गंदगी का संगम। अभी आपने लिखा होगा कि गंगा के पानी की भी जांच हुई और उसमें कहा गया कि गंगा का जो पानी है फिलहाल अभी नहाने लायक भी नहीं है, उसमें जांच हुई थी। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर जितना प्रचार प्रसार किया गया, उत्तम व्यवस्था के जैसे दावे किए गए, जितनी भारी रकम खर्च करने के बारे में ब्यौरे पेश किए गए, अब लगता है कि अब ढिंढोरा पीटने जैसा था। हकीकत में अव्यवस्था ही अधिक दर्ज हो रही है। इसमें लोगों के आने जाने, रुकने ठहरने, नहाने वगैरह के दौरान जो दुश्वारी झेलनी पड़ी, लोगों को घंटों गाड़ियों में कैद होकर सड़कों पर गुजारना पड़ा, रेलों में ठूस ठूस कर जिसे सफ़र करना पड़ा, भगदड़ में जो जाने गई, पंडालों में अगलखनी घटना हुई, उन सबसे अलग चिंता की बात यह है कि संगम क्षेत्र में गंगा और यमुना का पानी नहाने लायक था ही नहीं। इतनी सारी घटनाएं हुई कुंभ के अंदर, भगदड़ मची, उसमें लोगों की जाने गई। फिर ट्रेनों में भगदड़ मची, उसमें लोगों की जाने गई, ट्रेनों में ठूस ठूस कर गई, जाम में फंसे, पानी गंदा है, लोगों को नहाने तक की वो अरेंजमेंट नहीं।
उससे त्वचा रोग और दूसरी स्वस्थ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होने के खतरे बताए जा रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपनी रिपोर्ट में बताया कि संगम क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिन लिए गए पानी के नमूनों में गुणवत्ता बहुत खराब दर्ज हुई है। उसमें मानव और पशु मल मूत्र से पैदा होने वाले फैकल कोलिफॉर्म नामक जीवाणु की अत्यधिक मात्रा पाई गई है। इस तथ्य को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक हफ्ते के भीतर रिपोर्ट तलब की है। तो कुल मिला के यही तो है, भारत पर रिपोर्ट मांगते रहते हैं, काम नहीं करते। गंगा साफ नहीं करनी, यमुना साफ नहीं करनी, सिर्फ एक दूसरे से रिपोर्ट मांगना है। हालांकि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने महाकुंभ के स्नान शुरू होने से पहले ही निर्देश दिया था कि गंगा और यमुना के पानी की गुणवत्ता लोगों के नहाने लायक सुनिश्चित होनी चाहिए। मगर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ताजा रिपोर्ट से तो यही जाहिर होता कि एनजीटी के निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया गया। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि संगम क्षेत्र में बड़ी संख्या में स्नान करने की वजह से फैकल कोलिफॉर्म की मात्रा बढ़ गई, मगर यह दलील किसी के गले नहीं उतर रहा। महाकुंभ से पहले संगम क्षेत्र में गंगा और यमुना का पानी स्वच्छ करने के खूब दावे किए गए। सरकार खुद बता रही थी महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक लोगों की पहुंचने की संभावना है और 100 करोड़ लोगों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं की गई है। फिर कैसे संगम क्षेत्र में पानी की सफाई को लेकर ऐसी लापरवाही बरती गई कि लोगों में बीमारी फैलने की आशंका जताई जाने लगी। सोचो, उसमें इतना ज़्यादा वो वायरस पनप चुका है जिसकी वजह से बीमारी फैलने की पूरी चांस हो रही है। ये किसी से यह छिपा नहीं है कि तीर्थ स्थलों पर पूजा सामग्री आदि की वजह से तो गंदगी फैलती है, मगर वह वैसी खतरनाक नहीं होती जैसी फोकल कोलिफॉर्म के कारण हो सकती है। सब जानते हैं कि शहरों को गंदगी बिना शोधन की नदी में गिरा दी जाती है। महाकुंभ में ऐसे गंदे नालों में शोधन यंत्र लगाने की जरूरत थी, पर शायद पर्याप्त मात्रा में नहीं लगाई जा सके। ऐसे पावन पर्वों पर बहुत सारे लोग स्नान के साथ आचमन भी करते हैं, नदी जल पीते हैं, इसलिए ज़्यादा चिंता की बात है कि न जाने कितने लोगों को संक्रमण हो सकता है। भाई सोचो, जो नाले गंगा में आके गिरते उनको बंद करना चाहिए था, उन पर पानी गिरने से पहले ट्रीटमेंट देना चाहिए था। और उन लोगों के लिए कितनी खतरे की बात है जो उसके पानी को पी रहे हैं, है ना, जबकि पोल्यूशन बोर्ड कह रहा है कि तो नहाने लायक भी नहीं है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ के आयोजन में रहकर खामियों को किसी न किसी तरह ढकने की छिपाने का प्रयास कर रही है, संगम क्षेत्र में फैले जल प्रदूषण के तथ्य को छिपाने का प्रयास करेगी। मगर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट से महाकुंभ के आयोजन में अव्यवस्था को एक और चिंताजनक परत उगड़ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है संबंध का स्वीकार। संबंध का स्वीकार में क्या होता है हमारा, वे देख लेते हैं कि संबंध का स्वीकार देख लेते हैं। भारत में विवाह को स्त्री पुरुष संबंध का मजबूत आधार माना जाता है। इसी से परिवार की नींव उड़ती है और हमारा समाज नींव पड़ती है और हमारा समाज बनता है। इसके बरक्स अपने देश में सहजीवन को अभी एक सामाजिक मान्यता नहीं मिली है। लिविंग रिलेशनशिप जो होती है, इसमें लड़का लड़की बिना शादी के एक दूसरे के साथ रहते हैं। अलबत्ता ऐसे रिश्ते चुनने वाले युगलों पर कोई वैधानिक रोक नहीं है। लोकतांत्रिक समाज की इसे उदारता कह सकते हैं। फिर भी सहजीवन की विरोध और समर्थन में प्राय दलीलें दी जाती रही हैं। कोई इसको सपोर्ट करता है, कोई इसको मना करता है। कई वर्ष पहले विवाह पंजीकरण विधेयक पारित होने के बाद भी सहजीवन को लेकर सवाल उठे थे और उसकी व्यावहारिकता पर प्रश्न चिन्ह लगे थे। आखिरकार सहजीवन में रह रहे युगल भी समाज का हिस्सा होते हैं और जहाँ भी रहते हैं वहाँ उन्हें सब देखते जानते ही है। इस तरह उनका कुछ भी गोपनीय नहीं रहता। ऐसे ही एक युगल के तर्क उत्तराखंड उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी गलत नहीं कि जब आप विवाह किए बिना साथ रहते हैं तो सहजीवन का पंजीकरण आपकी निजता पर हमला कैसे हुआ। आप समाज में रह रहे हैं, नहीं कि जंगल में। इसमें कोई दो मत नहीं कि अगर ऐसे किसी रिश्ते में गहरा समर्पण और दूसरे पर भरोसा है तो फिर डर कैसा। भाई अगर आप लिव इन में रह रहे हैं, आप समाज के अंदर रह रहे हैं, लोग आपको जान रहे हैं, तो अगर आपने पंजीकरण करा लिया तो उसमें क्या दिक्कत हो गई। ऐसा कहना था उत्तराखंड उच्च न्यायालय का। फिर नेक्स्ट, दरअसल उत्तराखंड में सामान्य नागरिक संहिता लागू होने के बाद सहजीवन का पंजीकरण अनिवार्य करने के खिलाफ एक याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया है। आज की पीढ़ी के समझने की जरूरत है कि ऐसे रिश्ते के लिए यह कानूनी व्यवस्था क्यों करनी पड़ी। ऐसा क्यों लगता है कि सहजीवन में विवाह संस्था को खतरा है। क्या कोई भी समाज परिवार बनाने और बचाने की भावना को कमजोर होते देख सकता है। वहीं स्त्रियों की सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा है। सहजीवन में रह रही की महिलाओं से मारपीट और घरेलू हिंसा के मामले सामने आने के बाद भारतीय समाज में चिंता बढ़ी है। सहजीवन में जन्मी संतानों और उनकी माओं की कानूनी अधिकार को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में इस तरह के रिश्ते के पंजीकरण से भला क्यों परहेज होना चाहिए। यह अजीब बात है कि हम आधुनिकता की अंधी गलियों में आंख मूंदे क्यों भटक रहे हैं। भैया ठीक है, तुम लिविंग में रह रहे हो, सही बात है। कल को अगर कोई बच्चा हो गया, कोई औलाद हो गई, तो उसका फिर उसके क्या अधिकार होंगे, महिला के क्या अधिकार होंगे। तो ये उसको सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल, मनुष्य बनाम मशीन। यह सही है कि किसी भी देश की उन्नति में एक बड़ा हाथ उस देश के पूंजीपतियों का होता है, लेकिन देश को सफलतापूर्वक चलाने में और भी कई लोगों का हाथ और महत्वपूर्ण साथ होता है। मसलन हमारे देश के किसान, हमारी सेना के जवान आदि। देश चलाना
बहुत बड़ी बात है, लेकिन रोजगार देने से संबंधित बात को हम आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से देखा जा सकता है। ये हम सब भली बात ही जानते हैं कि जैसे जैसे भौतिक जीवन शैली आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारा संबंध मशीनों से और अधिक जुड़ता जा रहा है। आने वाले समय में रोबोटिक दुनिया का ही चलन आने वाला है। इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी, लेकिन टीवी के लोग इतने आदी नहीं थे जितना आज के समय में हो चले हैं। आज की पीढ़ी शारीरिक श्रम नहीं करना चाहती, सभी बस ये चाहते हैं कि उनके मुंह से बात निकले और वह झट से पूरी हो जाए। फिर चाहे वे कमरे की बत्तियाँ जलाना बुझाना हो, या संगीत बदलना, या फिर समय क्या हुआ है जानना ही क्यों ना हो, हर चीज़ बस किसी अलेक्सा से कहो और जान लो। मतलब कुल मिला के टेक्नोलॉजी का दखल बहुत बढ़ रहा है, मशीनों का दखल बहुत बढ़ रहा है। हर इंसान ये चाहता है कि मैं बैठे बैठे सब कुछ कर लूँ, जो बोलूँ वो एकदम पेश हो जाए। एलेक्सा फला गाना चला दो, एलेक्सा ये कर दो। भले ही परिणामवश अपने शरीर में जंग क्यों ना लग जाए, इस बात से आजकल किसी को फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि इसमें भी सारा खेल धन का है, जो जितना धनाढ्य है उतना अधिक मशीनों से घिरा हुआ और बीमार भी है, विशेष रूप से मानसिक तौर पर, क्योंकि मशीनों की इस मायाजाल ने मनुष्य को इतना अकेला कर दिया कि उसके सामाजिक और आपसी रिश्ते समाप्त हो गए हैं और हर किसी को इस तरह का अकेलापन खाया जा रहा है। बस इसी कमी को पूरा कर रही कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी मशीनें। मजे की बात है कि यह चाहे कुछ भी हो जाए तो ये मशीनें ही हैं। इन्हें कोई भी काम करने के लिए एक निश्चित कमांड की आवश्यकता होती है, और अगर वह नहीं मिला तो यह बोला गया काम ही नहीं कर पाती। जबकि वह यही काम अगर बोलकर किसी व्यक्ति से करवाना हो तो वह गलत बोलने पर भी समझ जाता है कि आप आखिर क्या कहना चाहते हैं, लेकिन यह मशीन नहीं समझ पाती। इतना सी यह बात है कि आज की युवा पीढ़ी नहीं समझ पाती। फिर जब परेशानियाँ आती है तो लोग ज्योतिषी के यहाँ चक्कर काटते फिरते हैं। यूँ देखा जाए तो हम भले किसी को कुछ देने वाले होते हैं, देता तो वे ईश्वर ही है, हम तो केवल माध्यम ही होते। फिर भी अगर हम किसी को रोजगार दे पाए तो यह वर्तमान हालात और समय के देखते हुए इससे बड़ा पुण्य शायद ही कुछ और होगा। अफसोस है कि हम अपनी सुख सुविधा के लिए लोगों से उनका यह काम छीन रहे हैं। ऐसा सिर्फ उच्च माध्यम वर्ग के परिवार के लिए कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता अभिनेता पूंजीपति नहीं कर रहे। हम ही लोग जो अपने घर काम करवाने वाले सहयोगियों को हटाकर बर्तन साफ करने के लिए डिश वॉशर, झाड़ू पोछे के लिए वैक्यूम क्लीनर, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन और अब खाना बनाने के लिए किसी न जाने कितनी मशीनों का उपयोग कर रहे हैं। सोचो, है ना। मशीन ही हर घर में वॉशिंग मशीन होती है, हर घर में फ्रिज होता है, हर घर में झाड़ू पोछी की मशीन भी अब आने लगी है। समय के साथ चलना बुरी बात नहीं है, समय के साथ नहीं चले तो हमें पीछे छोड़कर खुद आगे निकल जाएगा और वहीं खड़े बस सबका मुंह ताकते रह जाएंगे। ऐसे में सोचा जा सकता है कि परिवार कैसे चलेगा, इनके बच्चे का भविष्य क्या होगा, इससे मिलने वाली इंसानियत का क्या होगा। आज जब हमारे घर में अधिक मेहमान आ जाते हैं, तब थोड़े से अधिक पैसों के लालच में सही लोग हमारे कंधों से कंधा मिलाकर साथ खड़े होकर हमारा काम आसान करते हुए बड़े हद तक कहीं ना कहीं हमारी लाज बचा रहे होते हैं। ऐसे में इन्हें हटाकर मशीन पर निर्भर होना उचित नहीं लगता। तो कुल मिला के यहाँ कहा गया है ठीक है मशीनों का उपयोग करो, लेकिन इतना भी नहीं कि इंसान जो है अकेला हो जाए, है ना। इस तरह से तेजी से बढ़ रही बेरोजगारी और गरीबी को बढ़ाने में हम लोग ही सबसे बड़ा कारण बन रहे हैं। दूसरी बात, लोग भी इस बात को समझना नहीं चाहते कि जहाँ वे काम कर रहे हैं वहाँ अब तक ऐसा कोई बदलाव नहीं आया, तो उसमें इनकी ही भलाई है। यह अभी भी उन्हें पुरानी बातों और मामलों को लेकर आपस में लड़ने मरने का तैयार है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं वैसा नहीं करूँगी। उन्हें लगता है कि मैं एक घर भी छूट गया तो कोई बात नहीं, और काम मिल जाएगा। वे नहीं जानते कि अब बहुत जल्द अब एक दूसरे को देखा देखी में सब भेड़ चाल चलेंगे, तब सबसे अधिक नुकसान इन्हीं लोगों का होगा, और केवल इसी क्षेत्र में नहीं बल्कि हर क्षेत्र में। अब तो लिखने पढ़ने के लिए भी लोगों के पास कृत्रिम मेधा का सहारा है। दिमागी रूप से किया जाने वाला काम भी कुछ ही सालों में जाता रहेगा। फिर कहाँ जाएंगे वे कर्मचारी जो अब तक अपने दिमाग का कमाई खा रहे हैं। सबसे अधिक खतरा चिकित्सा के क्षेत्र पर लगता है, हालांकि वहाँ भी अब धीरे धीरे मशीनों पर निर्भरता की शुरुआत हो चली है। इस मशीनी युग ने बेरोजगारी बढ़ाने में एक बड़ा योगदान दिया है।